सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम और मैं हूं वजाहत खान। सबसे पहले बात करेंगे अफगानिस्तान की सूरत हाल की। तो तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। काबुल और अफगान सदारती महल पर तालिबान का कंट्रोल है। अशरफ गनी मुल्क छोड़कर ताजिकिस्तान फरार हो गए। तालिबान ने जंग के खात्मे का ऐलान कर दिया है। तर्जुमान का कहना है कि मुल्क और लोगों की आज़ादी का मकसद हासिल कर चुके हैं। दूज गिरा, कंधार गिरा, हर शहर गिरा। अफगान शहरियों पर तालिबान के कब्जे की कहानी काबुल तक पहुंच गई। अफगानिस्तान की सियासी और इंतजामी कुव्वत अपने हाथ में जमा करने के बाद तालिबान ने मुल्क में जंग के खात्मे का ऐलान कर दिया। तर्जुमान तालिबान ने अल जज़ीरा से गुफ्तगू में कहा कि अपने मुल्क और लोगों की आज़ादी का मकसद हासिल कर चुके। तर्जुमान तालिबान का कहना है कि मुल्क में नए निज़ाम हुकूमत की शक्ल जल्द वाज़ेह हो जाएगी। आलमी बिरादरी से पुरअमन ताल्लुकात चाहते हैं। शहरियों और सिफारती मिशन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। अफगान सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने देंगे। तालिबान हर शहर को रोंदते हुए काबुल तक पहुंचे तो हुकूमती ऐवानों में भूचाल आ गया। शिकस्त देखकर अशरफ गनी हुकूमती इक़्तिदार अबूरी काउंसिल को मुंतकिल करने पर आमादा हुए, लेकिन अचानक ताजिकिस्तान फरार हो गए, जिसके बाद तालिबान ने अबूरी काउंसिल को मानने से इनकार कर दिया। दोहा मुज़ाकरात भी मनसूख कर दिए गए हैं। अफगानिस्तान की आला मुसाहलती काउंसिल के चेयरमैन अब्दुल्ला ने अशरफ गनी को मुल्क से फरार होने पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि खुदा इनसे हिसाब लेगा। अशरफ गनी ने फरार का जवाब पेश करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया और बयान दिया कि वो मुल्क को खून खराबे से बचाने के लिए ताजिकिस्तान फरार हो गए। सिक्योरिटी का जवाब पेश करते हुए तालिबान काबुल में दाखिल हुए और अफगान सदारती महल का कंट्रोल भी संभाल लिया। तालिबान रहनुमाओं के मुताबिक उनके अमीर मुल्ला हैबतुल्लाह और उनके मुआवनीन अफगानिस्तान में ही हैं। शहर में सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल होने के बाद मुल्ला हैबतुल्लाह काबुल लाएंगे। अफगान दारुल हुकूमत पर तालिबान के कंट्रोल के बाद काबुल एयरपोर्ट पर शहरियों का सैलाब उमड़ आया। सैकड़ों अफगान शहरी काबुल से इनखला के मुंतजर हैं, जबकि अमरीकी फौज ने काबुल एयरपोर्ट का कंट्रोल संभाल लिया है और सिर्फ फौजी तैयारों को प्रवास की इजाज़त दी जा रही है। कमर्शियल और शहरी परवाजें मअतल होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। अफगान शहरियों ने सूरत हाल पर शदीद गम और गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि ये इनका एयरपोर्ट है, अमरीकी फौजी अफगान शहरियों पर कैसे हुक्म चला सकते हैं। तालिबान के सियासी दफ्तर के सरबराह मुल्ला अब्दुल गनी कहते हैं कि जिस तरह अफगानिस्तान में कामयाबी हासिल की ऐसा सोचा भी नहीं था। ताहम अब तालिबान के इम्तिहान और आजमाइश का वक्त आन पहुंचा है। काबुल पर झंडा तालिबान का परचम लहराने के बाद तालिबान के शरीक बानी और सियासी विंग के सरबराह मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का पहला बयान आ गया। मुल्ला अब्दुल गनी का कहना है कि जिस तरह अफगानिस्तान में कामयाबी हासिल की है ऐसे सोचा भी नहीं था, लेकिन ये अल्लाह ताला की मदद और नुसरत थी कि अल्लाह ने ऐसी कामयाबियां हमारे नसीब में कर दी हैं। इसलिए हम सबको अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए और ऐसा ना हो कि हमसे कोई तकब्बुर और गरूर सरजद हो जाए। तालिबान जंगजुओं को मुखातिब करते हुए मुल्ला बरादर ने कहा कि अब उन पर पहले से ज्यादा जिम्मेदारी आयद हो गई है, क्योंकि तालिबान के इम्तिहान और आजमाइश का वक्त आन पहुंचा है। उन्होंने मुल्क के अमनो अमान, अवाम के जानो माल और सुकून को यकीनी बनाने की हिदायत की। अपनी तकरीर में मुल्ला अब्दुल गनी ने अवाम को यकीन दिलाया कि जिस तरह अल्लाह ने तालिबान को इतनी अजीम फतूहात से नवाजा है, इसी तरह वो अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और खुशी के लिए हद्दुल इम्कान कोशिश करेंगे, इसको यकीनी बनाएंगे।
افغانستان میں آنے والی تبدیلی پر وزیراعظم عمران خان بھی بول پڑے۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ افغانستان میں غلامی کی زنجیریں توڑ دی گئیں۔ غلام ذہن کبھی بڑا کام نہیں کر سکتا۔ ذہنی غلامی کی زنجیریں توڑنا بہت ضروری ہے۔ جب آپ ذہنی غلام بنتے ہیں تو یہ یاد رکھیں، اصل غلامی سے زیادہ بری ذہنی غلامی ہے۔ ذہنی غلامی کی زنجیریں توڑنا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ جو ابھی افغانستان میں غلامی کی زنجیریں تو توڑ دی انہوں نے، لیکن جو ذہنی غلامی کی زنجیریں وہ نہیں ٹوٹتی۔ وہ جو کپڑے پہنتے ہیں آپ کو وہ پہننے پڑتے ہیں، ان کے سارے فیشن آپ کو اپنانے پڑتے ہیں، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں وہ بہتر ہیں آپ سے۔ اور کبھی بھی ایک غلام بڑے کام نہیں کر سکتا، ایک غلام ذہن۔ کابل پر طالبان کے قبضے کے بعد امریکی سفارت خانہ بند کر دیا گیا۔ برطانیہ، جرمنی، فرانس اور نیدرلینڈز کے سفارتکار کابل سے انخلاء کے منتظر ہیں۔ سعودی سفارتی عملہ واپس اپنے ملک پہنچ گیا ہے، جبکہ پاکستان، ترکی اور روس نے سفارت خانے کھلے رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ افغان فوج کی ناکامی ہماری توقع سے کہیں زیادہ تیزی سے ہوئی۔ کابل کا کنٹرول طالبان کے ہاتھ میں آتے ہی دنیا بھر میں ہلچل مچ گئی۔ امریکہ نے کابل میں اپنا سفارت خانہ بند کر کے تمام عملے کو کابل ایئرپورٹ منتقل کر دیا، جبکہ سینکڑوں امریکی اہلکاروں کو افغانستان سے نکالا جا چکا ہے۔ برطانیہ، جرمنی اور فرانس سمیت متعدد مغربی ممالک کے سفارتکار کابل سے انخلاء کے منتظر ہیں۔ سعودی عرب کا سفارتی عملہ بھی واپس پہنچ گیا، جبکہ کینیڈا پہلے ہی سفارتی عملے کو کابل سے نکال چکا ہے۔ پاکستان، ترکی اور روس نے اپنے سفارت خانے کھلے رکھنے کا اعلان کیا۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ کابل ایئرپورٹ کو محفوظ رکھنے کی کوشش جاری ہے۔ امریکی اتحادی سول اور عسکری عملے کا بحفاظت انخلاء چاہتے ہیں، جبکہ خصوصی ویزا اور سیکیورٹی کلیئرنس والے افغان شہریوں کو بھی جلد نکال لیا جائے گا۔ امریکی صدر نے محفوظ انخلاء کے لیے مزید 1000 امریکی فوجیوں کو کابل میں تعینات کرنے کی منظوری دے دی۔ امریکہ سمیت 65 سے زائد ممالک نے مشترکہ بیان میں طالبان پر زور دیا ہے کہ وہ افغانوں کو ملک چھوڑنے دیں۔ امریکی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ افغان فوج اپنے ملک کا دفاع نہیں کر سکتی اور اس کی ناکامی کی رفتار توقع سے کہیں زیادہ تیز تھی۔ برطانوی وزیر اعظم کہتے ہیں کہ یہ دنیا افغانستان کی نئی حکومت کے طور پر طالبان کو جلد تسلیم کرنے سے گریز کرے۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ افغانوں کی حالت دیکھ کر افسوس ہوتا ہے۔ افغانستان کی صورتحال پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج شام 7 بجے ہوگا۔ انتونیو گوتریس کہتے ہیں طالبان افغانستان میں انتہائی تحمل کا مظاہرہ کریں، لڑکیوں اور خواتین کے حقوق کا احترام کرنا ہوگا۔ افغانستان کی صورتحال پر بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر افغان امور زوار یوسف زئی، ارشد یوسف زئی، اور ہمیں جوائن کیا ہے نصیب خان نے۔ سب سے پہلے بات کریں گے نصیب خان سے۔ سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ نصیب خان صاحب، کابل ایئرپورٹ پر سینکڑوں افراد کے آنے کے بعد وہاں کی کیا صورتحال ہے؟ ایک تو طالبان اب صدارتی محل میں آ گئے ہیں، لیکن اگلا جو ان کا نظام حکومت ہے اس کی شکل واضح نہیں ہے، اور کابل میں جو پروگریسو طبقہ ہے یا عالمی برادری ہے ان کو اس کا انتظار ہے کہ طالبان نے جو دوحہ ایگریمنٹ میں جو ان سے وعدے کیے ہیں وہ کتنے پورے کرتے ہیں۔ ڈاکٹر نعیم جو ان کے سیاسی ترجمان ہیں، انہوں نے آج اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہم دنیا سے پرامن تعلقات چاہتے ہیں اور نئے نظام حکومت کی شکل جلد واضح ہو جائے گی۔ اسی طرح ان کے سیاسی جو سربراہ ہیں ملا برادر، انہوں نے بھی اپنے اعلان میں کہا ہے کہ کابل کے جو شہری ہیں انہیں اطمینان دلایا ہے، اپنا جو ان کی یہ فتح ہے اسے غیر جو نان ایکسپیکٹڈ تھی وہ قرار دیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اب ہم پہ افغان جو عوام ہے ان کے مستقبل اور ان کے تحفظ کی ذمہ داریوں کا بوجھ آن پڑا ہے۔ ابھی جو کابل کی صورتحال ہے، کابل میں حامد کرزئی ایئرپورٹس پہ کمرشل فلائٹس کینسل ہو گئی ہیں۔ کل ایک افواہ اٹھی تھی کہ امریکنز لوگوں کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ کام کیا تھا، ان کے ویزے اور پاسپورٹ چیک کیے بغیر۔ تو اس افواہ کے بعد عام لوگ بھی بڑی تعداد میں حامد کرزئی ایئرپورٹ پہنچ چکے تھے۔ بڑی بدنظمی، بلکہ ابھی تک بھی بڑی بدنظمی دکھائی دے رہی ہے۔ ایئرپورٹ انتظامیہ نے تھوڑی دیر پہلے ایک ڈکلیریشن میسج سوشل میڈیا پہ بھیجا تھا کہ ابھی تک
कोई प्रॉपर जो कमर्शियल फ्लाइट है नहीं है और लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि ठीक है नसीब खान साहब, आप साथ ही रहिएगा। माहिर अफगान अमूर ज़वार यूसुफजई साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़वार साहब, आप क्या कहेंगे मौजूदा सूरत हाल में अफगानिस्तान का मुस्तकबिल क्या देखते हैं आप, और पाकिस्तान पर इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? वहाँ पे जो हमारे जर्नलिस्ट दोस्त हैं, काबुल में भी लोग इस पे क्लियर नहीं है कि आगे मतलब आइंदा का मंजरनामा क्या है, क्योंकि अभी तक कोई फाइनल डिसीजन किसी तरफ से भी नहीं आया कि आज या कल क्या होने वाला है। लेकिन हामिद करज़ई और अब्दुल्ला जो है ना वो कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसा सेटअप वो लोग आए जो इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी एक्सेप्टेबल हो, क्योंकि तालिबान भी इस बात को समझ चुके हैं कि अभी अगर कोई ऐसा तरीक़ेकार इख्तियार करना चाहिए जो इंटरनेशनल कम्युनिटी को मंजूर हो, खासकर जो अमेरिका है और साथ में जो चीन जो है एक बड़ी कुव्वत है, अभी से कोई इसके बारे में बात करना मेरे ख्याल में वक्त से पहले होगा। लेकिन इस पाकिस्तान पे इसके जो असरात हैं, क्योंकि हमारी इतनी बड़ी बॉर्डर उनके साथ शेयर कर रहे हैं हम, और दूसरा इंडिया का जो इन्वॉल्वमेंट है, तो कुछ लोग यहाँ पे खुशियाँ भी मना रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए एक अच्छी बात है कि तालिबान की हुकूमत आ गई और जो इंडिया की इन्वॉल्वमेंट की डायरेक्ट की काबुल में वो तकरीबन खत्म हो गई। क्या फैसला होने वाला है, जब तक कोई फैसला नहीं होता। ठीक है ज़वार साहब, साथ ही रहिएगा। अरशद यूसुफजई साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद यूसुफजई साहब, आप क्या समझते हैं अब सियासी मुस्तकबिल क्या होगा अफगानिस्तान का इन हालात में? जी देखिए, मुस्तकबिल में तो बहुत से चैलेंजेस अब तालिबान के सामने आएंगी। उन्होंने जो प्रोमिसेस किए थे दोहा एग्रीमेंट के दौरान और उसके बाद मुख्तलिफ मुल्कों से, अब वक्त आ गया है कि तालिबान एक एक करके इन वादों को पूरा करने की कोशिश करें। उनमें सबसे बड़ी बात जो वेस्टर्न वर्ल्ड को फिक्र लाहक है जिसका, वो ये है कि खवातीन या लड़कियों की तालीम, उसके बाद आम इंसानी हुकूक जो है, सिविल राइट्स हैं लोगों के या ह्यूमन राइट्स हैं, उनकी गारंटी देना कि लोगों को बेजा तंग नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान के लिए अब चैलेंजेस ये हैं कि सबसे पहले तो रेफ्यूजीज जो आएंगे मजीद, पाकिस्तान फाइनेंशियली इस पोजीशन में नहीं है कि मजीद रेफ्यूजीज को बर्दाश्त करे। जो ऑलरेडी अफगान मुहाजिरीन भाई हमारे हैं इस मुल्क में, उनके लिए गैर मुल्की या फॉरेन इमदाद इंतहाई कम है, और UNHCR की आदाद शुमार के वो इसको अंडर अब देखना होगा कि इन चैलेंजेस से कैसे निपटा जाए। बहुत शुक्रिया। नसीम खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, अरशद यूसुफजई हमारे साथ थे, और ज़वार यूसुफजई ने भी हमें ज्वाइन किया था। आप सबके वक्त का बहुत शुक्रिया। अफगान सियासी वफ्द इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा पहुंचा है। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने वफ्द का इस्तकबाल किया। अफगान वफ्द ने वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की है। मुलाकात में अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है ज़रूरी है अफगानिस्तान और ख़ित्ते की बेहतरी के लिए लाहे अमल वज़ा करें। हमारा हतमी मकसद पुरअमन, मुत्तहिद, जमहूरी, मुस्तहकम और खुशहाल अफगानिस्तान है। कभी उम्मीद है कि मिलकर अमन और मुफाहमत को आगे बढ़ा सकते हैं। अफगान क़यादत के लिए लाजिम है कि वो इस तारीख़ी मौक़े का फ़ायदा उठाते हुए अफगानिस्तान के वसीउल बुनियाद और जामे सियासी हल की राह हमवार करें। समझते हैं कि जामे मुज़ाकरात अफगान मसले के पुरअमन सियासी हल का वाहिद रास्ता है। अमन मुखालिफ इन अनासिर पर भी कड़ी नज़र रखना होगी जो पाकिस्तान के आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मुसालिहाना किरदार को गलत रंग देने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास आज होगा। सलामती कमेटी के इजलास में आला सिविल और अस्करी हुकाम शरीक होंगे। इसी पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे अवैस कयानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताइएगा कब तक शुरू होगा ये इजलास? जी बिल्कुल, दोपहर 3 बजे जो है वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इमरान खान की ज़ेर सदारत ये कौमी सलामती का अहम तरीन इजलास जो है वो होने जा रहा है, जिसमें आला अस्करी और सिविल क़यादत जो है वो शरीक होगी। और इजलास में तालिबान की पेशकदमी और अफगानिस्तान की जो मजमूई सूरत हाल पर जो है मुशावरत होगी। इजलास में मुल्क की दाखिली सिक्योरिटी समेत अफगानिस्तान से जो जुड़े मामलात हैं उन पर भी अहम फैसले होंगे, और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर पॉलिसी जो है हमारे ज़राए बता रहे हैं कि इसके फौरी बाद जो है शाह महमूद कुरैशी आज के इजलास के बारे में जो है वो आगाह करेंगे। और साथ ही साथ जो कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा था कि तुर्क सदर से भी इस मीटिंग के बारे में उन्होंने बात की थी, टेलीफोनिक गुफ्तगू की थी, और इस मीटिंग के बाद जो अहम जो अपनाई जाएगी और पॉलिसी अडॉप्ट की जाएगी, उस हवाले से दोबारा जो है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है तैयब अर्दगान को जो है इस हवाले से आगाह करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया अवैस कयानी आपका।
पाक अफगान सरहद चमन बॉर्डर पर तिजारती सरगर्मियां बहाल हैं। कानूनी दस्तावेजात पर आमदोरफ्त की इजाज़त है, जबकि बॉर्डर पर सिक्योरिटी इंतहाई सख्त है। मजीद जानेंगे, नजमुद्दीन अजगज़ई हमारे साथ मौजूद हैं। नजमुद्दीन, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, अफगानिस्तान पर अफगान तालिबान कंट्रोल के बाद आज पाक अफगान सरहद इंपोर्ट एक्सपोर्ट और तिजारती सरगर्मियों के लिए जो है बहाल कर दिया गया है। और पाक अफगान सरहद पर दो तरफा पैदल आमदरफ्त जो है वो कानूनी दस्तावेजात के साथ साथ इजाज़त दी गई है। और इसके साथ साथ पाक अफगान सरहद पर दोनों जानिब हज़ारों अफगान और पाकिस्तानी शहरी जो है फंसे हुए हैं। और पाक अफगान सरहद पर पाकिस्तानी सेट पर सिक्योरिटी जो है वो है अलर्ट है और चेकिंग जो है वो बाकायदा जारी है। और सरहद पर जो तिजारती सरगर्मियाँ है वो बदस्तूर जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नजब आपका। मलाला यूसुफजई का वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। अफगानिस्तान में ख़वातीन के हकूक़ से मुतल्लिक आलमी तहफ़्फ़ुज़ात पर गुफ्तगू हुई। मलाला यूसुफजई ने कहा कि अफगानिस्तान में ख़वातीन की तालीम के लिए पाकिस्तान अपना किरदार अदा करे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को अफगानिस्तान में ख़वातीन की तालीम के लिए पाकिस्तान के किरदार के हवाले से ख़त भी लिखा है। जबकि फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालीम के फ़रोग़ के लिए अपना ताउन जारी रखेगा। और आपको अपडेट करेंगे, PIA ने काबुल ऑपरेशन गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल कर दिया है। ऑपरेशन काबुल एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी की गैर यकीनी सूरत हाल के बायस मुअत्तल किया गया। तर्जुमान के मुताबिक फैसला वजारत खारजा और अफगान सिविल एविएशन से मुशावरत के बाद किया गया है। सैयद ज़ीशान से तफसीलात जानते हैं। सैयद ज़ीशान, बताइएगा इस फैसले के हवाले से मज़ीद। जी बिल्कुल, आज 3 परवाज़ें जो हैं वो काबुल के लिए ऑपरेट की जानी थी, जो कि शेड्यूल थी। बोइंग 777 तैयारे जो कि बड़े तैयारे होते हैं उनको स्टैंड बाय रखा गया था ताकि ज़्यादा तादाद में मुसाफिरों को यहाँ पर लाया जा सके। मगर सुबह से जो काबुल एयरपोर्ट के जो गैर यकीनी सूरत हाल है उसके बाइस जो है वो इसके अंदर तासुल था। मगर अब PIA ने ये अनाउंसमेंट कर दी है कि ऑपरेशन को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर एयरपोर्ट हैंडलिंग स्टाफ जो है वो मौजूद नहीं है। एयरपोर्ट पर अमला जो है कस्टम्स का, इमिग्रेशन का या दीगर जो सिक्योरिटी एजेंसीज होती हैं वो वहाँ पर नहीं है। लिहाजा बहुत बड़े पैमाने पर लोग जो हैं वो वहाँ पर पहुंचे थे और वहाँ पर ईरान एयर और कतर एयरवेज के जहाज खड़े हुए थे, जिस पर लोगों ने हल्ला बोल दिया था। और हर कोई जो है अफगानिस्तान से निकलने के लिए उस जहाज में सवार होने की कोशिश कर रहा था। तो अपने असासों को महफूज रखने के लिए, मुसाफिरों और अमले के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है PIA ने ये इक़दाम किया है कि ऑपरेशन को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और बात करेंगे महंगाई के हवाले से। तो मुल्क में आटा कराची में सबसे महंगा और फैसलाबाद में सबसे सस्ता है। कराची में 20 किलो आटे के थैले की कीमत 1350 रुपये तक पहुंच गई है। तफसीलात जानेंगे वकास अजीम से। वकास, आगाह कीजिएगा। जी, इदारा शुमारियात की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि मुल्क में आटे के 20 किलो थैले की कीमत 1350 रुपये तक पहुंच चुकी है। और कराची के शहरी मुल्क में सबसे ज्यादा महंगा आटा खरीदने पर मजबूर है। एक हफ्ते में कराची में आटे का 20 किलो का थैला तकरीबन 50 रुपये तक महंगा हुआ है और इसकी जो कीमत है वो 1350 रुपये तक पहुंच चुकी है। दूसरे नंबर पर हैदराबाद के शहरी हैं जो कि 20 किलो आटे का थैला 1280 रुपये में खरीद रहे हैं, जबकि इसके बाद क्वेटा के शहरी 20 किलो आटे का थैला 1240 में, और इसके बाद रावलपिंडी और फुलदार के शहरी 1200 रुपये में 20 किलो आटा खरीद रहे हैं। इस्लामाबाद में 20 किलो आटे के थैले की कीमत 1170 रुपये है, जबकि लाड़काना में 1160 और सक्खर में 1140, जबकि पेशावर बन्नू में 1130 और लाहौर में 1110 रुपये तक फरोख्त हो रहा है, जबकि मुल्तान में 1080 और सरगोदा में 1070, बहावलपुर में 1050 रुपये और फैसलाबाद में भी इसकी कीमत 1020 रुपये तक पहुँच चुकी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वकास आपका। और न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।